अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। लेक्चर 9, मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? बेसिकली मोमेंटम होता है कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, हम उसको डिफाइन करें। तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body. More precisely, it is defined as mass of the body multiplied by velocity of the body. तो mass होता है, इसका यूनिट है केजी। वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। और इसी से हम इसकी अगर डायमेंशंस को मेजर करें तो हमें पता है किलोग्राम की करस्पॉन्डिंग एम है, मीटर के करस्पॉन्डिंग एल है, और पर सेकंड है तो सेकंड के करस्पॉन्डिंग t-1 आ जाएगा। और इसको हमने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी mlt-। नेक्स्ट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है and has both magnitude and direction. P is equal to mv. We can say easily see that Newton's second law can be expressed in the terms of momentum. Yes, कैसे मोमेंटम की टर्म में डिफाइन हो सकता है, ये आगे कैलकुलेट किया हुआ है और हम आपको इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। When I wrote it down originally, it was in the form F is equal to ma। और एक्सेलरेशन हमें पता है dv by dt होता है। तो यही चीज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें dv over dt, तो हम इसमें आ जाएगा m dv by dt इज इक्वल टू एफ। एम इंटू वी हमारे पास होता है मोमेंटम, तो हम उसको dp लिख सकते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल होती है फोर्स के। और ये ज्यादा अच्छी फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। इन वर्ड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ऑफ कोर्स द ओल्ड एंड न्यू आर एग्जैक्टली द सेम। इससे ये और इससे ये डिराइव हो सकता है। चाहे हम इसको लें तो हम एफ फिजिकल टू एम ए तक जा सकते हैं, चाहे हम एफ फिजिकल टू एम ए वाली फॉर्म लें तो हम इस तक आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट केस, व्हेन देयर आर मैनी पार्टिकल्स द टोटल मोमेंटम बी इज दायरा। फिर जब ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम मेजर कर लेंगे, और टोटल मोमेंटम के लिए हम उनको सम अप कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू p1 प्लस p2 अप टू pn। और अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास इस तरह फोर्स आ जाएगी, यानी डिफरेंट फोर्सेस जो है वो आएंगी और टोटल फोर्स की वही वाला। दिस शोज व्हेन देयर आर सेवरल पार्टिकल्स द रेट एट विच द टोटल मोमेंटम चेंजेस इज इक्वल टू द टोटल फोर्स। इट्स मेक सेंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन किस चीज से, ये वाली से, that if the sum of total external forces vanishes then the total momentum is conserved। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही तब मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। समेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, देन dp ओवर dt इज इक्वल टू जीरो। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव उसी क्वांटिटी का जीरो होता है जो कांस्टेंट हो, यानी ये चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, ये कंजर्व है। दिस इज क्वाइट इंडिपेंडेंट व्हाट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस एक्ट बिटवीन द बॉडीज, चाहे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैकेनिकल एटसेट्रा, or how complicated these are. We shall see why this is important from the following example. अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। Two balls which can only move in a straight line collide with each other। अब एक ही लाइन पे बॉल जा रही है, उनकी कोलाइजन हो रही है, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कह रहा है। इधर से हमने देखा ना कि कंजर्व होता है, इसका मतलब है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा।
अब मैस अगर m1 m2 है दो बॉल्स का, अगर उनकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 और u2 है रिस्पेक्टिवली, तो आफ्टर कोलिजन जो m1 v1 और m2 v2 है, ये चीज इस चीज के इक्वल आएगी. Obviously, one ball exert a force on another when they collide, so its momentum changes. उसको दोनों बॉल्स का अलग अलग से बेशक मोमेंटम चेंज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन द सम ऑफ मोमेंटम इन दोनों बॉल्स का वो हमेशा कंजर्व रहेगा. बट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल्स, Ti is equal to Pf or m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Now, next example. अब bomb at rest explode into two fragments. एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया है. अब अगर हम ये बात करें कि बॉम्ब की पहले रेस्ट पे था, चाहे रेस्ट पे है, क्वांटिटी ऑफ मोशन मोमेंटम जीरो होगा, आपके उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वो जीरो के इक्वल है. तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जब एक्सप्लोजन हो जाएगा तब भी उसका मोमेंटम जीरो होगा. लेकिन वो ये होगा कि जो उसके फ्रेगमेंट्स, अगर दो फ्रेगमेंट्स है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जा रहे होंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे. बिफोर द एक्सप्लोजन द टोटल मोमेंटम इज जीरो, सो ऑब्वियसली इट इज जीरो आफ्टर द एक्सप्लोजन एज वेल. pf is equal to zero. During the time that the explosion happens, the forces acting upon the pieces are very complicated and changes rapidly with time. But when all is said and done, there are two pieces flying away with the total zero final momentum Pf is equal to m1 v1 plus m2 v1. Hence, m1 v1 is equal to minus m2 v2. तभी तो zero equal है ना. In other words, fragments fly apart with equal momentum but in opposite direction. The center of mass stays at rest. So knowing the velocity of two fragments permits knowing the velocity of other fragments. Now, next example. If air resistance can be ignored, we can do some interesting calculation. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को, जो एयर फ्रिक्शन होती है, आइडियल केस लेने कि वो नहीं है, तो फिर क्या कैलकुलेशन. सो सपोज अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ स्पीड. कैनन जो होती है, तो उससे हमने कोई फायर किया शेल. अभी वो यहाँ से यूं पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में हो जाता है. अब हमने सपोज किया है कि उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड थी, एंगल 60 बना है विद हॉरिजॉन्टल. एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स पाथ इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मैसेज. इस हाईएस्ट पॉइंट पे वो जो है वो शेल फट गया है, जो बम था वो फट गया, दो इक्वल पीसेस में आ गया. वन ऑफ द पीस retraces its path through the cannon. Let us find the velocity of the other piece immediately after the explosion. यानी वो कह रहे हैं एक पार्ट जो है वो यहाँ को गिर गया है और एक पार्ट आगे को चला गया है. अब हमने इसकी वेलोसिटी निकाली. आफ्टर द एक्सप्लोजन v1x is equal to minus 5m to y. v1x plus v2x is equal to px m into 10 cos of 60 degree. v2x is equal to 5m plus 5m over 2. How now use v2x is equal to m over 2 v2x. v2x is equal to आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड. When you hit your thumb with a hammer, it hurts. Does not. यानी अगर आप हथौड़ी लें और अपने अंगूठे में मारें तो उससे चोट लगती है. ऐसा क्यों होता है? Because a large amount of momentum has been destroyed in a short amount of time. इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं. आपने वर्ड इम्पल्स पढ़ा होगा, F into T उसको कहते हैं. यानी ज्यादा फोर्स जो है वो बहुत कम टाइम में लगी. If you wrap your thumb with foam, it will hurt less. To understand this better, remember the forces rate of change of momentum. F is equal to dp over dt. dp is equal to f dt. Now
Define the impulse I as force into time over which the force acts. जितना ये टाइम ज्यादा होगा उतना आपको चोट कम लगेगी या असर उसका कम होगा। जितनी कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगती है उतना ही उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। द फोर्स चेंजेस विद द टाइम बिटवीन द लिमिट्स देन वन शुड डिफाइन आई एज आई फॉर इम्पल्स है। T1 to T2 is की limits f dt since T1 to T2 f dt is equal to, क्योंकि ये dp के इक्वल है तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी, पी आई टू पी एफ। देयरफॉर आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई। In other words, change of momentum equals the impulse, which is equal to the area under the curve force versus time. Even if you wrap your thumb in foam, the impulse is the same, but force is definitely not. कि वो उसके असर को थोड़ा सा कम कर देती है। Now the last point of this chapter. Sometimes we only know the force numerically. That is, there is no expression like F is equal to something, but we still know what the integral means. It is the area under the curve of the force versus the time. यानी ये ग्राफ से हम बताते हैं। The curve here is the that of hammer striking a table. Before the hammer strike, the force is zero, reaches a peak and goes back to zero. तो ये हमारे पास ये वाली चीज जो है उसका इम्पल्स। नाउ लेक्चर 10, कुलियन। कुलियन मीन कोई चीज टकराती है। तो ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंट बात होती है। हम डिफरेंट कुलियन की चीजें पढ़ते हैं, ना भी पढ़े आप, हर मैटर में कुलियन मौजूद हो रही है। जैसे एक सिंपल वुड है या सिंपल ग्लास है, हर किसी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी एटम से मिलके बनी है। और एटम्स आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। तो एटम्स एटॉमिक लेवल पे भी कोलिजन्स हो रही हैं और बड़े लेवल पे भी हो रही हैं। जैसे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनकी कोलिजन्स हैं, या कोई गेम्स हैं तो उनमें भी कोलिजन हो रही होगी। So collisions are extremely important to understand because they happen all the time. Electrons collide with the atom, a bat with a ball, cars with the trucks, star galaxy with other galaxies. यानी ये different example है। In every case, the sum of initial momenta, यानी हम यहाँ पे law of conservation of momentum की बात करेंगे। Sum of initial momenta equals the sum of final momenta. This follows directly from the Newton's second law, as we have already seen। यानी अभी हम previous लेक्चर नंबर 9 में हमने यही बात की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि ये F is equal to ma की अच्छी फॉर्म है। Now next part, take the simplest collision. Two bodies of mass m1 and m2 moving with velocities u1 and q2. After the collision, they are moving in with velocities v1 and v2. From momentum conservation, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This implies that m अगर हम m1 वालों को m एक साइड पे और m2 वालों को एक साइड पे करें तो m1 into u1 minus v1 is equal to m2 v2 minus u2. This is far as we can go. There are two unknown but only one equation. However, if the collision is elastic, अब collisions दो तरह की होती है, एक होती है इलास्टिक collision, एक होती है इनइलास्टिक collision। इलास्टिक collision उसको कहा जाता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, और नो इनइलास्टिक उसको कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मोमेंटम तो हर केस में कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर केस में कंजर्व नहीं रहती। हाफ हाफ में पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको करेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस implies half m1 into u1 square minus v1 square is equal to half m2 into v2 square minus v2 square। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये और ये, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमें पता है हाफ जो है वो तो इधर से ही वैसे ही कट जाएगा ना, तो ये चीज इतनी एम वन से m1 कट जाएगा,
और हमें पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक ये वाली टर्म भी यानी u1 - v1 कट जाएगी तो u1 + v1 बचेगा। और इधर से भी देखें m2 से कट जाएगा, v2 - u2 से v2 - u2 कैंसिल होगा और v2 + u2 बचेगा। तो यहाँ से इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, u1 + v1 = v2 + u2। नाउ दिस इक्वेशन अगर इलास्टिक विलयन है तो वेलोसिटीज जो है इनकी, इनका सम जो है वो सेम आता है बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन। और ये इंडिपेंडेंट है इनके मास के। इन वर्ड्स दिस सेज दैट in an elastic collision the relative speed of the incoming particles equals the relative speed of the outgoing particles। अच्छा, अब यहाँ से वन कैन सॉल्व v1 and v2। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी। अगर किसी को इसमें कोई समझ ना आए कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह देना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी, नहीं तो आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये v1 और v2 के वैल्यूज जो हैं इंटर की फिजिक्स में मौजूद हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, और इसके केसेस हैं वो केसेस यहाँ पे हम दोबारा भी पढ़ेंगे। नोटिस दैट इफ m1, पहले ये v1 और v2 की इक्वेशन ये देखिए, m1 - m2 और m1 + m2 इंटू u1 + 2m2 over m1 + m2 इंटू u2। v2 = 2m1 over m1 + m2 u1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v1। Notice that if m1 is equal to m2, then v1 is equal to u2 and v2 is equal to u1। So this says after the collision, the bodies will just reverse their velocities and move on as before। यानी अगर मैसेज सेम है वो एक दूसरे की वेलोसिटीज क्या करते हैं, रिवर्स हो जाएंगे। अब केस 2, बट इफ द बॉडीज इज मच हैवियर देन द अदर बॉडी, एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है दूसरी का कम है। द हैवियर बॉडी इज एट रेस्ट, हैवियर बॉडी रेस्ट पे है। m2 ग्रेटर देन m1 एंड u2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये वाला पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और वन कैन इमीडिएटली सी दैट v1 इज इक्वल टू -u1, क्योंकि ये देखे ना, ये तो नियरली जीरो है तो -m2 ओवर m2 हो जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली जीरो है अगर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है इस तरह, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, -u1 आ जाएगा। एंड v2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में हम देख सकते हैं कैसे ही। This makes a lot of sense. The heavy body continues to stay at rest and the light body just bounces back with the same speed. In the lecture, okay. And what if the lighter body is at rest and it's hit by a heavier body? अगर एक light body है और heavier body इसको टक्कर मारे, in this case m2 great less than m1 and u2 is equal to 0। इसी तरह आप इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे हम देखेंगे कि ये चीज का आंसर v1 इज इक्वल टू u1 क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू u1। यानी जो ट्रक है इसके केस में, जैसे इन्होंने ट्रक और रिक्शा लिखा हुआ है, वो तो उसी स्पीड से जाएगा, लेकिन जो रिक्शा है वो उसकी डबल स्पीड से जाएगा। सो द ट्रक स्पीड इज अनअफेक्टेड बट द पुअर रिक्शा इज थ्रस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रक एज ट्वाइस द ट्रक स्पीड। Now next, sometimes we wish to slow down particles by making them collide with other particles। यानी हम उनकी स्पीड कम करना चाह रहे हैं। In nuclear reactor, neutrons can be slowed down in this way। यानी हम न्यूट्रॉन्स अपने न्यूक्लियर रिएक्टर का पढ़ा होगा ना, या सुना होगा कि उसमें हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते हैं, उनको रोक देते हैं फॉर फर्दर फ्यूशन रिएक्शन ना होने, ताकि चेन ना बने, एक ही न्यूट्रॉन आगे जाता जाए। तो उसके लिए अगर हम स्लो करने का प्रोसेस वगैरह तो क्या करेंगे, लेट्स कैलकुलेट द फ्रैक्शन बाय विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन ऑफ अ मास m1 decreases in a head-on collision with an atomic nucleus of mass m2 that is initially at rest। ki माइनस के एफ ओवर के आई इज इक्वल टू, अब ये देखें अगर हम इसको अलग अलग करें तो 1 - k ओवर के आई, तो 1 - bf स्क्वायर ओवर वी आई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है ना।
क्योंकि एम एम से कट जाएगा और हाफ हाफ भी कट जाएगा, तो इसलिए मेरे पास वी एफ स्केयर और वी आई स्केयर है। फॉर अ टारगेट एट रेस्ट, वी एफ इज इक्वल टू M1 - M2। ये यहीं से अब ये चीज निकाली है हैवी की और लाइटर की, वो ये हमारे पास आ A bullet with mass M is fired on a block of wood with mass M। यानी ये कैपिटल एम लिखा है शो कराने के लिए कि डिफरेंट मैथ है। अगर हम छोटा है ना बुलेट तो इसलिए उसका स्मॉल एम से, और ये कैपिटल एम। सस्पेंडेड लाइक अ पेंडुलम एंड इट मेक्स अ completely inelastic weight after the impact, block swings up to maximum height y। what is the initial speed of the bullet? initial speed उसकी क्या हो? by the conservation of momentum in the direction of bullet, हमें पता है एम वी, यानी बिफोर क्लियन और आफ्टर क्लियन की बात करें वो इक्वल है, तो एम प्लस एम इंटू वी। तो यहाँ से v आ जाएगी M+M और m into v। The block goes up the distance y and so gains potential energy। क्योंकि ऊपर को गया पोटेंशियल एनर्जी भी कोई ना कोई अटेन किया। नाउ वी कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू गिव हाफ इंटू M+M v स्केयर इज इक्वल टू M+M g y। यहाँ पे एच की जगह हम y यूज करें पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस y जिक्र किया है। where v is the velocity acquired by the block plus bullet in the upward direction just after the bullet strike. Now use v is equal to 2g by square root. So finally the speed of the bullet is v is equal to M+M over m into square root 2g by। Now next point, in 2 or 3 dimension, अब एक से ज्यादा डायमेंशन की या इन एक्चुअल वर्ड 3 डायमेंशन होती हैं उसकी बात करें, you must apply conservation of momentum in each direction separately। The equation फिर इस तरह हो जाएगी पी आई इज इक्वल टू पी एफ looks at it is in one equation but it is actually separate equation like पी आई एक्स is equal to पी एफ एक्स, पी आई वाई is equal to पी एफ वाई, पी आई जी is equal to पी एफ जी। On the other hand, suppose you had an elastic plane, in that case you would have only one extra equation coming from energy conservation, not what happens to energy in inelastic plane। inelastic plane में एनर्जी को क्या होता है? Let's say one body smashes into another body and breaks into 20 pieces। To create 20 pieces require doing work against the intermolecular forces and the initial kinetic energy is used up for this। तो वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी उस पीसेस को ब्रेक करने में, उसकी फोर्सेस को ब्रेक करने में कन्वर्ट हो जाती है, वहां यूटिलाइज हो जाती है। इसीलिए एनर्जी कहते हैं हम इस केस में कि वो सेम नहीं है बिफोर एंड आफ्टर, अदरवाइज वो कंजर्व ग्लास में रहती है। यहाँ ये 2 लेक्चर्स खत्म हो गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।